हेलो 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 हेलो। सबको गुड मॉर्निंग है सर, नमस्कार है। आइए शुरू करते हैं हम लोग एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सर्कुलर मोशन का जिन भाई को न्यूमेरिकल करना है वो 9 से 10 में आ जाएंगे लाइव एसके झा यूट्यूब चैनल पे। तो आइए सर हम लोग शुरू करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप ही लोग के कारण सर हमने उसको जो है लाइव जो न्यूमेरिकल चल रहा था उसको रोक के, इसलिए कि जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनका एडमिशन उनको पता नहीं है थ्योरी। तो मैंने सोचा कि चलो ऐप पे जो बच्चे हमसे एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि तुम लोग पैसा भी दिया है 99%। तो इसलिए कोशिश किए हैं कि जब यहाँ जो चैप्टर खत्म होगा उसी का न्यूमेरिकल हम वहाँ करवाएंगे। तो आज आप लोग अगर न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल करना चाहते हैं, तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कुलर मोशन। चूंकि सर्कुलर मोशन हमने आपको पढ़ाया है, इसके बाद फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे 9 बजे। सिर्फ लाइव आकर आप पढ़ सकते हैं। आइए सर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं। इस सर जो चैप्टर है ना थोड़ा सा अजीब है, समझना पड़ेगा, मामला टाइट है। सर्कुलर मोशन क्या था और सिंपल हार्मोनिक मोशन का मामला क्या है। देखिए सर्कुलर मोशन हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने अभी तक रेखीय गति पढ़ी, हमने उसके बाद प्रक्षेप्य गति पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने वृत्तीय गति पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर में। अब हम लोग सरल आवर्त गति पढ़ेंगे। सरल आवर्त गति में मेनली जो है, अगर हम सरल आवर्त गति की बात करें तो सरल आवर्त गति में मेनली हम लोग पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ लिया एस फॉर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सबको गुड मॉर्निंग है सर। ये हम लोगों ने पढ़ लिया एस फॉर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में। यहां पर अगर आप आइएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोगों ने प्रक्षेप्य गति पढ़ा। फिर अगर यहां आप आइएगा तो यहां हम लोगों ने वृत्तीय गति पढ़ा। और ये सरल आवर्त गति है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहां जब आते हैं हम लोग तो इस गति को के लिए हम लोगों ने कल्पना किया सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहा क्या जाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनेशन क्या है। देखिए इसका डिफिनेशन है कि ये अगर कोई वस्तु है, ये अगर कोई वस्तु है और इस पर हम इधर बल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पर इधर की ओर बल लगाते हैं तो ऑब्वियसली अगर हमको कोई धक्का देगा पीछे से तो इधर से बल लगाएगा तो हम आगे की ओर जाएंगे। मतलब अगर इस वस्तु पे हम इधर से बल लगाते हैं, ऐसे बल लगाएंगे तो ये आगे की ओर जाए। ये कहता नहीं, विस्थापन जो होगा ना वो बल की दिशा के विपरीत होगा। क्या कहता है, किसी भी वस्तु पर सरल आवर्त गति की बात हम कर रहे हैं। ये कहता है किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो होना तो ये चाहिए कि जिधर हम बल लगा रहे हैं उधर विस्थापन हो। लेकिन ये कहता नहीं, किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं तो बल के विपरीत दिशा में विस्थापन होता है। मतलब अगर हम बल इधर लगा रहे हैं तो विस्थापन होना चाहिए इधर, ये होना चाहिए। लेकिन सरल आवर्त गति कह रहा है, कौन गति सर, सरल आवर्त गति कह रहा है कि अगर इधर की तरफ बल लगाओगे ना इसके विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। ऐसा हो सकता है क्या, इस सरल आवर्त गति कह रहा है। ध्यान दीजिएगा सर, ये कहता है कि अगर होना यह चाहिए कि जिधर बल लगाएंगे उधर विस्थापन होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस पर अगर इधर की तरफ बल लगाएंगे इधर विस्थापन होगा। लेकिन सरल आवर्त गति क्या कहता है सर, ये कहता है जिधर बल लगाएंगे ना उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। ये तो होगा नहीं। लेकिन वही बात है ना, समय पर गधे को भी भगवान मान लिया जाता है।
समय समय की बात होती है, यह कंडीशन की बात है। हुआ ये कि इस टाइप का जो मोशन था, इसके लिए कोई इक्वेशंस हमारे पास नहीं थे। इसके लिए इक्वेशन था s बराबर हम लोग पढ़ते हैं ut प्लस हाफ AT²। इसके लिए भी इक्वेशन था, हम लोग पढ़ते हैं बड़ी T बराबर u साइन थीटा बटे g, या h का भी इक्वेशन था हमारे पास, हम लोगों ने पढ़ा है। r का भी इक्वेशन था हमारे पास। यहां भी आते थे तो FC अभिकेंद्र बल का इक्वेशन था हमारे पास, mv²/r। त्वरण का इक्वेशन था हमारे पास AC = v²/r। लेकिन इसके लिए ये जो सिंपल पेंडुलम था, इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं। तो लेकिन देखा ये गया, बोलते हैं समय पर गधे को भी भगवान बना दिया जाता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये एक इमेजिनरी मोशन था, ऐसा संभव नहीं था कि बल के दिशा में विस्थापन हो। लेकिन ध्यान दीजिए, एकदम आराम से, धीरे धीरे हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि टॉपिक के उल्टा है, बुझे भी नहीं करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन, ध्यान दीजिएगा, सिंपल हार्मोनिक, इसके लिए रेखीय गति के लिए इक्वेशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी इक्वेशन था, प्रक्षेप्य गति के लिए, वृत्तीय गति के लिए भी इक्वेशन था। इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं था। लेकिन देखा यह गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो वेग का समीकरण था, जो विस्थापन का समीकरण था, जो त्वरण का समीकरण था, वो सारा का सारा इस पर सूट करता था। सारा का सारा क्या करता था सर? इस पेंडुलम पर सूट करता था। तो मजबूरी में मान लिया गया कि सिंपल पेंडुलम की जो गति है वो बहुत छोटे से विस्थापन के लिए, अगर बहुत कम विस्थापित हो तो इसकी गति को सिंपल हार्मोनिक मोशन में मान लिया गया। समय पर इस गधे को इसने भगवान मान लिया। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं था, इसके वेग को निकालने के लिए कोई इक्वेशन नहीं था, इसके विस्थापन को निकालने के लिए कोई इक्वेशन नहीं था, इसके त्वरण को निकालने के लिए कोई इक्वेशन नहीं था। लेकिन एसएचएम लेकिन एसएचएम के सारे समीकरण, सारे इक्वेशन इस पर सटीक बैठ रहे थे, इसलिए सिंपल पेंडुलम की गति को सिंपल हार्मोनिक मोशन में मान लिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि जिधर बल लगेगा उधर विस्थापन होगा, होना यही चाहिए। कौन है? होना यह चाहिए कि जिधर बल लगेगा उधर विस्थापन होगा। लेकिन सरल आवर्त गति कहता है कि जिधर बल लगेगा उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। यह होता नहीं है, यह होता नहीं है। लेकिन सिंपल पेंडुलम के लिए चूंकि कोई इक्वेशन नहीं था और सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे इक्वेशंस इस पर सटीक बैठते थे, तो इसकी गति को बहुत छोटे विस्थापन के लिए, बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए सरल आवर्त गति मान दिया गया। अब गौर फरमाइएगा, कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सर एक चीज और, यहां हमने आपको कहा इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता क्या सर? हमको एक बात बताइए, जितना ज्यादा आप बल लगाइएगा उतना ज्यादा विस्थापन होगा। सर किसी वस्तु पर कम बल लगाइएगा कम विस्थापित होगा, किसी वस्तु पर ज्यादा बल लगाएगा ज्यादा दूर विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित होना मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। विस्थापित होना मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। तो जितना ज्यादा बल लगाइएगा उतना ज्यादा विस्थापन होगा। तो यहां सर F समानुपाती हो गया S। यहां सर अगर हम बात करें तो यहां भी F समानुपाती होगा S, लेकिन दिशा विपरीत होगी, यानी -S हो जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन
लेकिन एफ बराबर होता है एम ए। एफ के जगह हम अगर बात करें तो एफ के जगह होता है एम ए समानुपाती एस, और ये जो ए है सर ना, ए एम जो है, एम हमेशा कांस्टेंट होता है, द्रव्यमान कभी बदलता है, तो कांस्टेंट को इस समानुपाती में हम घुसा देंगे तो ए समानुपाती एस। यहां भी वही होगा, एफ बराबर हम कर देते हैं एम ए समानुपाती माइनस एस, ए समानुपाती माइनस एस, यानी विस्थापन त्वरण जो है, हम अगर कहें तो बल समानुपाती होता है विस्थापन के। सर बड़ा उल्टा चैप्टर है, धीरे धीरे हम समझा देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। ये कहता है बल समानुपाती होता है विस्थापन के, लेकिन इसकी दिशा विपरीत होती है, इसलिए माइनस साइन ये बताता है कि दिशा विपरीत है। एफ बराबर एम ए होता है, एम समानुपाती इस कांस्टेंट के साथ मिक्सअप हो जाएगा, ए समानुपाती माइनस एस हो जाएगा। ये सरल आवर्त गति में होता है, यानी त्वरण जो है ना समानुपाती होता है विस्थापन के, लेकिन चिन्ह निगेटिव ये बताता है कि विस्थापन त्वरण के विपरीत है या बल के विपरीत है। तुम कहेगा तब भी नहीं समझे, फिर समझ लेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो, चला नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये कहता है कि अगर इधर की तरफ बल लगाएंगे तो इसके विपरीत विस्थापन होगा। ध्यान देना, बल समानुपाती होगा विस्थापन के, लेकिन दिशा विपरीत होगा। एफ बराबर एम ए समानुपाती माइनस एस, एम कभी भी आप अगर सुने होंगे तो ए समानुपाती अगर बी होता है, ए बराबर के इंटू बी होता है, यानी जब इक्वल टू से समानुपाती में जाइएगा, यहां इक्वल टू है ना, इससे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जाइएगा तो के खा जाएंगे, कांस्टेंट खा जाते हैं। यहां भी हम लोगों ने क्या किया, ये कांस्टेंट हम खा जाएंगे, कांस्टेंट खा जाएंगे तो ए समानुपाती हो जाएगा माइनस एस के। ए समानुपाती किसके हो जाएगा, माइनस एस के। यानी सरल आवर्त गति वैसी गति होती है जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण के दिशा के विपरीत होती है। क्यों? क्योंकि यहां F बराबर ma हो गया, तो जिधर F होगा उधर ma होगा, लेकिन विस्थापन उसके विपरीत होता है, जबकि होता नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली इमेजिनरी केस। क्लियर? अब देखिए, कहते हैं वैसी गति, एकदम आराम से चला नहीं तो गड़बड़ हो जाता, वैसी गति जहां त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, यानी ए त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत होता है। त्वरण समानुपाती विस्थापन, लेकिन ये माइनस साइन क्या बताता है, ए समानुपाती डेल्टा, डेल्टा मान लो विस्थापन है विथ माइनस, तो माइनस साइन ये क्या दिखाता है, माइनस साइन ये दिखाता है कि त्वरण जो है ना विस्थापन के समानुपाती है, लेकिन ये निगेटिव साइन ये बताता है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अगर इधर के तरफ त्वरण है तो इसके विपरीत विस्थापन। देखिए, निगेटिव साइन ये बताता है कि विस्थापन की दिशा त्वरण की दिशा के विपरीत। विस्थापन की दिशा क्या है, त्वरण की दिशा के विपरीत है। अब गौर से देखिएगा तो यहां पर ये a0 है, ये माइनस a0 है, ये x0 है, ये माइनस x0 है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, लेकिन इस ग्राफ का कोई खास मीनिंग नहीं है, झूठ मूठ के किताबों में दे दिया गया। इट्स अ बकवास ग्राफ, कोई काम नहीं है। तुमको खाली अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, तुमको क्वेश्चन पूछेगा बताओ सरल आवर्त गति में विस्थापन और त्वरण एक दूसरे के समान दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं, दोनों हो सकते हैं, तो कहेंगे एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, खत्म है कहानी।
उसके बाद पूछेगा सरल आवर्त सिंपल पेंडुलम की गति कैसी गति है, वृत्तीय गति है, रेखीय गति है, तो कहेंगे सरल आवर्त गति है। अब देखिए सर, हमने क्या कहा, पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बल इधर लगाया विस्थापन उल्टा हो, कहीं नहीं। लेकिन बहुत छोटे विस्थापन के लिए सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। यह होता नहीं है, मान लिया गया। कोई कहे रे मास्टर, जरा बोलवे कि सिंपल पेंडुलम के लिए कोई इक्वेशन अवेलेबल नहीं था और सरल आवर्त गति के सारे इक्वेशन सरल लोलक में स्थापित हो रहे थे। तुम कहेगा नहीं समझे रे मास्टर, हमने तुमको कहा पूरे ब्रह्मांड में कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि बल इधर लगे या उसके विपरीत दिशा में विस्थापन, कहीं नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो सरल लोलक है, इसके लिए कोई इक्वेशंस नहीं था। इसकी गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया और एसएचएम के जितने भी इक्वेशंस थे उसको यहां लाके रिप्लेस कर दिया गया, डाल दिया गया। कहा सारा इक्वेशन मेरा यूज कर लो, तुम्हारे सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। चला, हम स्लो इसलिए अभी बता रहे हैं तुमको कि समझने में दिक्कत नहीं हो, ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कहता है पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पिंड सरल आवर्त गति में नहीं है, रिफ्रेश कीजिए, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। कभी कभी तुमको क्वेश्चन पूछता है कि सरल आवर्त गति करने वाले कण का वेग और विस्थापन ग्राफ कैसा होता है, तो कहेंगे परवलयाकार। कहता है एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो एसएचएम की अगर हम बात करें, एसएचएम बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति। कहता है एसएचएम करने वाले कण का वेग विस्थापन ग्राफ परवलयाकार होता है। कैसे होता है तुम कहेगा, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वन, अब आते हैं, चला सीधा सरल लो, यहीं तक झोल था, इसके बाद अब कोई झोल नहीं, एकदम आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। सरल लोलक में, सरल लोलक की अगर हम बात करें, चला कुछ नहीं है, सबको गुड मॉर्निंग है सर, एकदम आराम से। अगर ये कोई बॉडी है और ये ऐसे ऐसे डुल रही है, इसी को हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं सर, सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, ये कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और ये ऐसे डोल रही है, इसी को हम ड्रॉ करते हैं ऐसे। ध्यान दीजिएगा, यहां से लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर, ध्यान दीजिएगा सर, लटकाए गए बिंदु से, ये मान लो यहां पर कहीं लटका हुआ है, ये ऐसे ऐसे,
तो यहां से लेकर इस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। और ये m द्रव्यमान हो गया, जो ये हेडफोन है, तो मान लेते हैं ये m द्रव्यमान है। ध्यान दीजिएगा सर, एक होता है प्रभावी लंबाई। इस तरह अगर घूमेगा इससे ऐसे, तो इसका मान लो ये इमेजिनरी कंडीशन यहां तक आएगा, इस साइड जाएगा तो यहां तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले कहते हैं प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं? प्रभावी लंबाई कहते हैं लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम प्रभावी लंबाई कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं सर? प्रभावी लंबाई कहते हैं। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के बीच के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब है आयाम। आयाम किसको कहते हैं सर? मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच महत्तम विस्थापन। विस्थापन के लिए हमने क्या कहा था आपको? प्रारंभिक बिंदु। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। रेगुलर क्लास नहीं कीजिएगा, अगला क्लास नहीं समझ में आए, फिर तब मास्टर खोजते रहिए। मध्य बिंदु से लेकर अंत बिंदु तक के महत्तम विस्थापन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, दैट इज आयाम। ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु, ये इसको हम सर मध्य बिंदु कह सकते हैं। इसको सर हम अंत बिंदु कह सकते हैं। इसको भी सर हम अंत बिंदु कह सकते हैं। मध्य बिंदु किसे कहते हैं? मध्य बिंदु यहां से सर विस्थापन शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा सर, ठंडा नहीं लग रहे हैं गुरुजी, छोटा टॉपिक ही उल्टा है रे, धीरे धीरे नहीं पढ़ाएं। अच्छा ठंडा, स्वेटर, अरे क्या कहें, भोरे भोर किताब के चक्कर में थे। 4 बजे भोरे से, 4 बजे भोरे से चला किताब के चक्कर में, 4 का 3:30 बजे से। या आज कम से कम किताब बच्चों को अवेलेबल मिले, कुछ बच्चों को मिल जाए, ताकि गुरुजी को गरियाना बंद करे बच्चा। देखो क्या होता है। अब ध्यान देना, हमने कहा प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं? लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के बीच की लंबाई को प्रभावी लंबाई कहते हैं। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। और मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच, ये मध्य बिंदु है, ये अंत बिंदु दूगो है। आज सर चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है। बिहार में नए चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी। आप लोग उनका जरूर स्वागत करें। युवा जोश है। चचा अब ठंडा गए हैं। बिहार को एक नया चेहरे की जरूरत है। बहुत लोग पसंद नहीं भी करते होंगे, बहुत लोग पसंद करते भी होंगे। मेरा कोई बात नहीं, हम जिसका चीफ मिनिस्टर जो बन गया वही ठीक है। हम बिहार को रिप्रेजेंट करेगा वो, वही ठीक है मेरे लिए। जो बन जाए, चचा बन गया, भैया बन गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दंडवत प्रणाम से नहीं होगा, टाइम से आया कीजिए शशिकांत जी। हमने कहा लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये मध्य बिंदु क्या है? जहां से विस्थापन की गणना होती है, यहीं से हम लोग नापते हैं 1 2 3 4 मीटर। तो जहां से विस्थापन की गणना शुरू होती है उसे हम मध्य बिंदु कहते हैं। अंत बिंदु किसको कहते हैं सर? अगर ये वस्तु सर यहां ये ऐसे झूल रही है तो अंत बिंदु किसको कहेंगे? अंत बिंदु सर जहां पर वेग इसका, अगर ऐसे फेंक रहे हैं हम सर, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे फेंक रहे हैं
तो ये यहां पर अंत बिंदु हो जाएगा जहां पर वेग का मान 0 होगा। यहां पर सर क्या होगा, यहां पर हम इसे मारेंगे, तो यहां मारेंगे मध्य बिंदु पर, यह मध्य बिंदु है, यह मध्य बिंदु है, यहां मारेंगे तो यहां पर वेग का मान महत्तम, लेकिन जब ये यहां जाएगा अंत बिंदु पर, यहां वेग का मान 0 हो जाएगा, फिर लौट जाएगा। यह मध्य बिंदु है यहां, तो मध्य बिंदु पर वेग का मान मारेंगे, वेग का मान महत्तम, अंत बिंदु पर जाएगा वेग का मान 0। यहां से विस्थापन की गणना शुरू करेंगे, क्योंकि यहीं से डिस्प्लेस होगा ये आराम से धीरे धीरे। इतना आसान रहता साइंस, तो फिर समस्या का था, इसके जगह खोजने का जरूरत कहां था, तो अपने से हो जाता एकदम आराम से। मध्य बिंदु वह बिंदु है, ध्यान दीजिएगा सर, मध्य बिंदु वह बिंदु है, मध्य बिंदु वह बिंदु है जहां से विस्थापन की गणना शुरू होती है, या यूं कहें कि यहां मारेंगे या वेग का मान महत्तम होता है। अंत बिंदु वह बिंदु है जहां पर विस्थापन महत्तम होता है। यहां से अगर चला तो यहां चलने के बाद यहां विस्थापन महत्तम हो गया, अब लौटेगा, तो महत्तम विस्थापन, अंत बिंदु वह बिंदु है जहां विस्थापन महत्तम होता है, या यूं कहें कि वेग 0 होता है। तो यहां पर अगर मारेंगे तो यहां पर वेग का मान महत्तम होगा, विस्थापन लेकिन 0 होगा। इस पोजीशन पर जाएंगे, यहां वेग का मान 0 होगा लेकिन विस्थापन महत्तम होगा। यानी हम कह सकते हैं मध्य बिंदु वह बिंदु है जहां पर वेग का मान महत्तम लेकिन विस्थापन 0 होता है, और अंत बिंदु वह बिंदु है जहां विस्थापन का मान महत्तम लेकिन वेग का मान 0 होता है। यहां पर तो वेग का मान 0 होगा तब नहीं लौटेगा। प्रभावी लंबाई वह लंबाई है जो लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की जो लंबाई होगी वही प्रभावी लंबाई है। क्लियर? आगे माई एकदम आराम से। कहता है सरल लोलक, सरल लोलक दैट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम बोले तो चला कुछ इस कदर। कहता है मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु मिड पॉइंट। कहता है मध्य बिंदु ये मिड पॉइंट हो गया, ये अंत बिंदु हो गया, कहता है वह बिंदु जहां से विस्थापन की गणना की जाती है, मतलब यहीं से मध्य बिंदु ये है, यहीं से विस्थापन शुरू होता है, गणना की जाती है, या जहां पर विस्थापन का मान 0 होता है। यहां विस्थापन का मान 0 होता है क्योंकि यहां से चलने शुरू करता है। फिर यहां आ जाओ, अंत बिंदु, वह बिंदु यह है अंत बिंदु जहां पर विस्थापन का मान क्या होता है, महत्तम, और वेग का मान होगा 0। जहां पर विस्थापन का मान महत्तम होता है और वेग का मान 0 होता है, और वेग का मान क्या होता है, 0 होता है। एक बार फिर से हो जाए, मध्य बिंदु वह बिंदु है जहां से विस्थापन शुरू होता है और वेग यहां ठोकेंगे तो यहां वेग का मान महत्तम होगा। अंत बिंदु वह बिंदु है जहां पर वेग का मान 0 होता है और विस्थापन महत्तम होता है। वेग का मान यहां 0 होता है, वेग का मान यहां 0 होता है और विस्थापन महत्तम होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं सर? किसको कहते हैं प्रभावी लंबाई? प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं? गुड मॉर्निंग, ई कौन गुड मॉर्निंग है रे? जब है बोरा में फिर मास्टर खोजेगो नया पढ़ने के लिए। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कोई उपाय नहीं है बोरा में जाने के अलावा अगर आप क्रमबद्धता मेंटेन नहीं करते। इतना आसान है साइंस, तो अपने से नहीं कर देता, कहले इसके जब खोजता। कोई कॉल कैसे नहीं रिसीव करेगा? छोटा 5-5 को कॉल रिसीव करने वाला कॉल ही नहीं रिसीव करता था। जोगिया है रे तू तो वहां भी और एक दो जगह पढ़ रहा था, हम पढ़ा रहे थे ना। अरे जोगी, कहते हैं प्रभावी लंबाई लटकाए गए बिंदु से, ये लटकाया गया बिंदु है,
से लटके हुए बिंदु के द्रव्यमान केंद्र, ये लटका हुआ बिंदु है, इसके द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। एम्पलीट्यूड, आयाम, आयाम क्या है चला? आयाम है चला महत्तम विस्थापन, मध्य बिंदु और ये अंत बिंदु, ये मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। कहता है मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। चाय बना दो, मध्य बिंदु रेड बनाना, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। कमजोरी है। मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। देखिए आपके सामने है, मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच के महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। द नेक्स्ट एक होता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल का मतलब होता है चला रीस्टोरिंग फोर्स, नाम है इसका रीस्टोरिंग फोर्स। तो इतना स्लो इसलिए पढ़ा रहे हैं तुमको कि तुमको समझ में आए चीजें। रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। सर इसका नाम है रीस्टोरिंग। री मतलब फिर से, स्टोर मतलब स्टोर करना। रीस्टोरिंग फोर्स। हेलो, गुड मॉर्निंग। 15-20 मिनट बताते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा रीस्टोरिंग फोर्स। री मतलब फिर से, स्टोर करना मतलब अपने पूर्वावस्था में लाना। जैसे हम सर अपने हाथ को ऐसे लेके चल जाते हैं और यहां जाने के बाद छोड़ देते हैं, फिर हाथ अपने पूर्वावस्था में आ जाएगा अपने आप। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, ये अगर कोई बॉडी है, इसको हम सर ऐसे लेके जाते हैं, ले जाने के बाद इसको छोड़ देते हैं, फिर ये अपने पूर्वावस्था में आ जाएगा। यहां से उठाए थे इसको, ये पूर्वावस्था है, यहां ले गए और यहां से ले जाने के बाद छोड़ देंगे, फिर ये अपने आप रीस्टोर होकर पूर्वावस्था में आ जाएगा, इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। लेकिन जब यहीं रहेगा तब कहीं नहीं जाएगा। यानी यहां प्रत्यानयन बल अभी कहेगा कितना? 0। लेकिन अगर यहां रहेगा, पूरा आने की कोशिश करेगा, यहां कहेंगे प्रत्यानयन बल अंत बिंदु पर महत्तम, मध्य बिंदु पर प्रत्यानयन बल 0, कहीं नहीं जाने की कोशिश करेगा, कोई फोर्स नहीं लगा रीस्टोर होने के लिए। लेकिन जब अंत बिंदु पर पहुंचेगा तो महत्तम फोर्स लगेगा रीस्टोर होने के लिए। तो कहते हैं अंत बिंदु पर प्रत्यानयन बल का मान महत्तम, जबकि मध्य बिंदु पर वहीं रहता है, कहीं जाने के, कहीं रीस्टोर होने की कोशिश नहीं करता है, प्रत्यानयन बल का मान 0। प्रत्यानयन बल वह बल है जो वस्तु को अपने पूर्वावस्था में ला देता है। अगर यहां है तो यहां ला देगा। कहता है प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला देता है उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला देता है उसे हम कौन बल कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। वह बल जो वस्तु को किस अवस्था में ला देता है? वह बल जो वस्तु को पूर्वावस्था में ला देता है प्रत्यानयन बल कहलाता है। अब ध्यान देना,
एक होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप जानते होंगे हाफ एम बी एफ कर, हम पीछे पढ़ाए भी हैं, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरी बस यही चाहत है, तो क्या करोगे? मान लेते हैं ये सिंपल पेंडुलम है, तो ये हो गया सर, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मध्य बिंदु। और अगर ये यहां आएगा इसको कहते हैं अंत बिंदु। इसको कहते हैं अंत बिंदु। इसमें शायद आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से। मध्य बिंदु एंड दैट इज अंत बिंदु। ये आपका मध्य बिंदु है, दो अंत बिंदु होता है, एक इधर और एक इधर। हम लोग फिलहाल एक को कंसीडर करते हैं। कभी जो बादल से, ध्यान दीजिएगा, अगर ये मध्य बिंदु है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या बोले थे हम सर? हाफ एम बी स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी बराबर हम क्या बोले थे? एम जी एच। एच क्या है सर? विस्थापन। भी क्या है? वेग। तो यहां पर जब आप आओगे सर तब वेग का मान क्या होगा? ये मध्य बिंदु है, नहीं हम मारते हैं जोर से, यहां वेग का मान महत्तम होगा। तो वेग अगर महत्तम हो जाएगा गति ऊर्जा महत्तम हो जाएगा, यानी काइनेटिक एनर्जी महत्तम होगा। बाकी विस्थापन क्या है? यहां से चलना शुरू करेगा, यहां से शुरू करेगा तो विस्थापन 0 हो गया। पहले चलो वेग की बात कर लेते हैं, फिर विस्थापन पे चलेंगे। यहां पर ठोकेंगे ऐसे तो वेग का मान महत्तम, इसलिए गति ऊर्जा महत्तम। लेकिन यहां जब जाते हैं तब यहां पर वेग का मान 0 हो जाता है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का मान 0 हो जाता है। वेग का मान यहां सर 0 होगा तब ना लौटेगा अंत बिंदु पर। यहां वेग का मान 0 हो जाता है, इसलिए गति ऊर्जा 0 हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां विस्थापन कितना सर? यहां विस्थापन शुरू करता है तो विस्थापन का मान 0। तो विस्थापन का मान चूंकि यहां से शुरू करता है, हम सर जहां से चलना शुरू करेंगे वहां विस्थापन कितना? 0। अब विस्थापन 0 तो पोटेंशियल एनर्जी 0। यहां पर विस्थापन का मान महत्तम है, क्योंकि यह महत्तम विस्थापन पर है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का मान भी महत्तम होगा। और जहां पर वेग का मान महत्तम है वहां त्वरण का मान 0 होता है, क्योंकि यहां समय भी तो 0 है। और यहां पर वेग का मान 0 है तो यहां त्वरण का मान महत्तम होता है। इसमें बच्चा का बड़ा डाउट होता है कि ई कैसे हो गया? अरे मास्टर, यहां पर समय का मान भी तो 0 है, तो इसको फिलहाल पेंडिंग में आप रहने दीजिए। अब रही बात प्रत्यानयन बल की। प्रत्यानयन बल मतलब रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब पूर्वावस्था में लाने की में लगने वाला बल। तो यहां से कहीं जाने की कोशिश करेगा? नहीं, तो आंसर हो जाएगा 0। यहां पर जब प्रत्यानयन बल की बात करेंगे, प्रत्यानयन बल की बात, यहां तो महत्तम, यहां सर यहां से ऐसे लाने की कोशिश करेगा। यहां प्रत्यानयन बल का मान महत्तम। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर मारेंगे तो वेग का मान महत्तम, इसलिए गति ऊर्जा महत्तम। यहां से विस्थापन करना शुरू करता है, विस्थापन 0, इसलिए स्थिति ऊर्जा 0। और प्रत्यानयन बल का मान 0 होगा, क्योंकि ये कहीं ले जाने की चेष्टा नहीं करेगा। जैसे ही हम यहां पहुंचेंगे वेग का मान 0 हो जाएगा, इसलिए गति ऊर्जा 0 हो जाएगा।
और विस्थापन का मान महत्तम होगा, यहां से ऐसे जाएगा तो विस्थापन का मान महत्तम होगा, इसलिए स्थिति ऊर्जा महत्तम होगा। और प्रत्यानयन बल की बात अगर हम बोले तो यहां पर महत्तम होगा, प्रत्यानयन बल रिस्टोर करने वाला जो बल होगा वो महत्तम होगा। और ये आप ध्यान रखें सर, जहां पर वेग का मान महत्तम होगा वहां त्वरण जीरो हो जाएगा, जहां वेग का मान महत्तम होगा वहां त्वरण क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सर जिन लोगों का टेक्निकल प्रॉब्लम है 9 बजे से सर फोन करें, आपकी समस्याओं को सुन लिया जाएगा और आपका काम होगा। लेकिन सर इतना आपको समझे में नहीं आएगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है सर, हम बताते हैं उसका जुगाड़, क्वेश्चन कैसे देखिएगा बन जाएगा, कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। आप बोलिएगा मास्टर साहब कैसे, आप गौर से देखिए, ये जो मध्य बिंदु है, ये जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु, यहां पर वेग का मान महत्तम है, गति ऊर्जा महत्तम है, बाद बाकी सब जीरो है। यहां पर वेग का मान महत्तम है, गति ऊर्जा महत्तम है, बाद बाकी सब जीरो है। इसका ठीक उल्टा यहां होता है, जो यहां जीरो है वो यहां महत्तम है, जो यहां महत्तम है वो यहां जीरो है, यहां तीनों ही जीरो है, तीनों महत्तम है। हम ध्यान कैसे रखेंगे, हम कहेंगे मध्य बिंदु पर वेग का मान यहां मारेंगे तो वेग का मान महत्तम, इसलिए गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी सब जीरो, अंत बिंदु पर पलटी मार देंगे। तुम कहेगा कैसे रे मास्टर, हम बताते हैं, देखो ऐसे, ये अगर चला सरल आवर्त सिंपल पेंडुलम है तो ये आपका मध्य बिंदु है और ये आपका अंत बिंदु है। यहां पर मारेंगे तो वेग का मान महत्तम, गति ऊर्जा भी महत्तम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा जीरो, त्वरण जीरो, कहेगा विस्थापन कहेंगे जीरो, कहेगा पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे जीरो, कहेगा प्रत्यानयन बल कहेंगे जीरो। इसका ठीक उल्टा यहां लिखेंगे, वेग महत्तम है तो यहां वेग कर देंगे जीरो, गति ऊर्जा कह देंगे जीरो, बाद बाकी कुछ कहेगा तो ये जीरो है तो वहां महत्तम हो जाएगा, त्वरण का मान कहेंगे महत्तम, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे महत्तम, जीरो है यहां तो कहेंगे महत्तम, प्रत्यानयन बल जीरो है तो यहां कह देंगे महत्तम। खाली ध्यान क्या रखना है कि यहां मारेंगे ना तो वेग का मान महत्तम होगा, इसलिए सर क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं और इतना आसान नहीं है विज्ञान, नहीं तो हमको खोजने की जरूरत कहां थी, तो अपने कर लेता। एकदम आपको माथा पे चिक करना होगा, बोर्ड पे कंसंट्रेट करना होगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर खोजते रह जाना, जिंदगी भर कंसंट्रेट कर लेना तुम। यहां जब मारेंगे तो यहां वेग का मान महत्तम, इसलिए गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी कुछ पूछेगा तो जीरो, और अंत बिंदु पर इसका पलटी मार देंगे आंसर। मध्य बिंदु पर वेग का मान जीरो इसलिए गति ऊर्जा जीरो, बाकी सब वेग का मान महत्तम इसलिए गति ऊर्जा महत्तम, बाकी सब जीरो, अंत बिंदु पर पलटी मार देंगे। देखो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हमने कहा मध्य बिंदु पर वेग का मान महत्तम इसलिए गति ऊर्जा महत्तम, बाकी सब जीरो, अंत बिंदु पर पलटी मार देंगे, ये महत्तम है, ये जीरो, ये महत्तम है, ये जीरो, ये सब जीरो है तो इस सब हो जाए तो महत्तम, आंसर खत्म है कहानी। इतने तो करना है। प्रभावी लंबाई किसको कहते हैं, लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। महत्तम विस्थापन जो होगा उसको आयाम कहते हैं। मध्य बिंदु जहां से चलना शुरू करेगा यहां जहां विस्थापन जीरो होगा और वेग का मान महत्तम होगा, अंत बिंदु जहां पर वेग का मान जीरो होगा विस्थापन महत्तम होगा, यहां महत्तम विस्थापन ना, वेग का मान लेकिन जीरो। सरल आवर्त गति में क्या होता है, विस्थापन त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है लेकिन दिशा विपरीत होता है। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई गति नहीं, लेकिन सरल लोलक की गति को सरल आवर्त गति में मान लिया गया। आयाम किसको कहते हैं, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। लटकाए गए बिंदु से लटके हुए वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। क्लियर। अब मध्य बिंदु पर हम कहते हैं मारेंगे तो वेग का मान महत्तम होगा, गति ऊर्जा महत्तम होगा, बाद बाकी सब जीरो होगा और अंत बिंदु पर पलटी मार देंगे।
खत्म है कहानी, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अब इसका सवाल जब बनाइएगा तो अपने पता चल जाएगा। 9 से 10 में आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम सर सर्कुलर मोशन का। आप लोग सादर आमंत्रित हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आना है तो, कोई बकवास सुनने के लिए अगर आना चाहते हैं तो मत आइए। आपको लगता है कि हम आपको हंसाएंगे, एकदम नहीं हंसाएंगे। आपको लगता है कि हम आपको एंटरटेन करेंगे, एकदम नहीं करेंगे। हम सिर्फ पढ़ाएंगे, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। 1 से सवा महीना बचा है, इसी में दिवाली, इसी में छठ है। सोच लो अगले बार का पटाखा भी अपना होगा, पैसा भी अपना होगा। बहुत हो गया पापा के पटाखे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।